नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कथा कहानी के इस चैनल पर आज ISC पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली हिंदी कहानी सती का सारांश पढ़ने जा रही हूँ। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर, पात्रों के चरित्र चित्रण का विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज कथा मंथन पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पढ़ते हैं हिंदी कहानी सती का सारांश, जिसकी लेखिका हैं शिवानी। प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ प्रयाग स्टेशन से होता है, जहां अर्धकुंभ के मेले की वजह से बड़ी भीड़ है। लेखिका आरक्षण सूची देखकर आश्वस्त हो जाती है कि उसकी सहयात्री महिलाएं हैं। लेखिका के अनुमान के अनुसार महाराष्ट्री तो एक महाराष्ट्रियन है और दूसरी पंजाबी। उन दोनों के साथ भारी भरकम सूटकेस के साथ साथ बड़े बड़े और ठसे ठसे होलडाल थे। लेखिका के पास एक छोटा बटुआ था, क्योंकि वे सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जा रही है। उन दोनों को सामान को देखकर लेखिका यह आश्वस्त हो जाती है कि बिना सामान के यात्रा करना कितना सुखद है। मराठी महिला प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखती है और एक मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त है। दूसरी तरफ पंजाबी महिला का सामान बेतरतीबी से बिखरा पड़ा है। पंजाबी महिला एक अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास पढ़ रही है, लेकिन उनका सुराईदान बार बार उनके पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। लेखिका के अनुसार पंजाबी महिला शायद किसी सभा में भाग लेने के लिए जा रही हैं, क्योंकि वे अपने साथ एक फ़ाइल लिए हुए हैं, जिसे वे बीच बीच में खोलकर देखती हैं और फिर अपने उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो जाती हैं। पंजाबी महिला का पहनावा पूरी तरह से खद्दर का था। उनके चेहरे पर रौब था, परंतु किसी प्रकार की सुंदरता नहीं थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे प्रौढ़ा कुमारी हैं या विधवा। उस पंजाबी महिला ने खुद ही अपना परिचय दिया और बताया कि वह विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका हैं। वे एक समाज सेविका थीं जो किसी गोष्ठी में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मराठी महिला अपनी पत्रिका को पढ़ने में पूरी तरह से व्यस्त थी। वह पत्रिका पढ़ते हुए कभी मुस्कुराती तो कभी उदास हो जाती। वह डिब्बे में होकर भी नहीं थी। शोलापुरी साड़ी पहने हुए, कानों में कर्णफूल, एक सोने का मंगलसूत्र पहना था। उनके सामान पर उनके पति का नाम लिखा हुआ था, मेजर वर्नोलकर। इसी बीच जब गाड़ी ने सीटी दी, तभी चौथी महिला ने प्रवेश किया और गाड़ी चल दी। उनके हाथ में एक बेंत की टोकरी थी और एक बटुआ। ये तीनों चौथी महिला के प्रवेश करते ही अचरज से उसे देखने लगी, जिसे समझकर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देखने लायक चीज़ ही हूँ, क्योंकि उसकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच थी। और फिर हंसते हुए उसने कहा कि अच्छा है कि इस डिब्बे में चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो पुरुष भी मुझे इस तरीके से ही घूरते। और फिर उसने सभी से प्रश्न पूछा। लेखिका के साथ ही पंजाबी महिला ने उसे बेरुखी से जवाब दिया, लेकिन मराठी महिला ने यह कहकर टाल दिया कि वह हिंदी जानती ही नहीं। तब उस चौथी महिला ने अपना परिचय दिया। उसका नाम था मदालसा सिंघाड़िया, जो प्रिटोरिया से अपने पति की मृतदेह लेने आई थी। यह सुनकर तीनों चौंक जाती हैं। वह ताजी विधवा सी नहीं लग रही थी। उसने बताया कि उसके पति पर्वतारोहण के लिए भारत आए थे और एक तूफान में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार की सूचना अभी आई है, क्योंकि उनकी लाश अभी पाई गई थी, इसलिए वे अपने पति की लाश को लेने आई है। वे अपने मर्दाने रुमाल से कभी आंख पोंछती तो कभी नाक। इस प्रकार उसके इस वर्णन से तीनों एकदम प्रभावित हो जाती हैं। मदालसा की ये बात सुनकर मराठी महिला यह पूछती है कि क्या आप अपने पति का शव लेकर प्रिटोरिया जाएंगी। यह प्रश्न के उत्तर को सुनकर सभी चकित हो जाती हैं, क्योंकि वह बताती है कि वह अपने पति के साथ सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनते ही समाज सेविका भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगती हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं आपके पति का अंतिम संस्कार में आपकी सहायता करूंगी और फिर अपने आश्रम में आपको ले चलूंगी। इन सब बातों को सुन मदालसा ने कहा
कि मुझे यह सब नहीं करना। सती होने का निश्चय में दृढ़ है। यह सती होने का रोग हमारा खानदानी है। मेरी परनानी, नानी और माँ तक सती हुई थी। अब मेरे निर्णय को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। और इन सब बातों का रुख बदलते हुए मदालसा ने कहा, क्यों ना हाथ मुँह धोकर कुछ खा लिया जाए। यह कहकर मदालसा गुसलखाने में फ्रेश होने के लिए चली गई और उसके बाद तीनों हम सब आपस में बातें करने लगी। मराठी महिला के अनुसार इस जमाने में ऐसी कोई सती नहीं होती। समाज सेविका ने कहा कि यह कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। वह जरूर ऐसी मूर्खता कर सकती है। लगता है हम लोगों को पुलिस को खबर देनी पड़ेगी। जब मदालसा हाथ मुंह धोकर आती है तो अपने आते ही उसने अपने नाश्तादान निकाल लिया और उसमें से नाश्ता निकालने लग गई। तौलिया बिछाकर उसने कटोरियाँ सजाने लग गई और उसने फिर उसका जिसे देख करके हम सभी को भूख लग गई और उसने एक साथ ही खाने की बात कही जिससे हम सब मान गए। उसके घृत मिश्रित पकवान को आंखों ही आंखों में हमने घूरते घूरते चख लिया। सुनहरी मोइनदार कचौड़ियाँ, मसालों की गहरी परत में डूबी हुई सब्जियाँ, रायता, चटनी और थे ठास ठास कर बांधे हुए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से तो लार ही टपक पड़ी। बड़ा हैवी खाना लेकर चली हैं आप। यह कहकर हम सब एक साथ कचौड़ियों पर टूट पड़ी। किंतु हमारे पास कुछ पूड़ियाँ और अचार थे। मदालसा के स्वादिष्ट भोजन के चटाकाड़े लेकर तो हम तीनों ने साफ कर दिया, किंतु मदालसा ने अकेले ही हम तीनों के नाश्तादान को साफ कर लिया। अंत में मदालसा ने एक पानदान निकाला और यह कहते हुए कि ये मेरा अंतिम सफ़र है, कल सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता, उसका दिया पान हम तीनों ने खा लिया। और पान खाने के बाद हम तीनों को ऐसी नींद आई जैसे कि पहले कभी ना आई थी। और आँख जब सवेरे खुली तो सबके होश उड़ गए। मिसेज वनलोरकर का स्टील का बक्सा, समाज सेविका का सूटकेस और मेरा पर्स गायब था। यहाँ तक कि उनका गले का मंगलसूत्र भी गायब था। चैन खींचकर रोकी गई। सचमुच समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी को पकड़वाने के लिए, और अगर वह हमको मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं ही उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल तक नहीं चुन पाई। तो दोस्तों, यह था सती कथा का सारांश। इससे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर आपको हमारी वेबसाइट कथामंथन.com में मिल जाएंगे। धन्यवाद।